Hello students. Now I'm back with the question and it's a very good question. It has a previous problem. It has appeared in the previous examination in this format, right? In this particular format. What is the format? It's a multiple choice problem. Of course it is, but multiple correct options. So let's focus upon it. The question is from the article of gravitation and the goodness of the question is it actually deals the two concepts in a single question. That is the concept of the gravitation potential and the concept of the gravitation field intensity. Let's focus on the question and read the question crystal clear. The question says there is a solid sphere of uniform density, as you can see over there towards the right, and the radius 4 units. So the radius of this is given as 4 units over here, right? That's the radius of it, and it says there are two tiny spheres of 1 unit with their centers as -2 and +2, 0, 0, right? So there are two tiny spheres जिनके ये centers हैं. These are the centers. Let's say that is a center C1 and this is a center C2 और coordinates हमें given है. They are taken out. So it's a cavity problem once again. We have these centers taken out. These are the spheres have been taken out. But it is a gem of a question in which we have the cavity created symmetrically. It's a symmetric cavity. Right, so it is just not like any other cavity normalized question. It is a symmetrical cavity being carved out. Okay, so the question is good in that respect. It has a big cavity bar or this a big cavity bar. So why I'm stressing upon the language of the symmetry? You will soon come to know. Now the question says, अगर ऐसा है, so these are the options. So the A part, the gravitation force due to this object at the origin is 0. Okay, so origin पे gravitation force इसकी वजह से 0 आएगी. मतलब ग्रेविटेशन इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं, है ना? तो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं ओरिजिन पे. देखो सबसे पहले तो अगर कैविटी नहीं है, मान लो कि कैविटी नहीं है, ठीक है, सो देन इट्स अ कंप्लीट सॉलिड स्फीयर. व्हाट? इट्स अ कंप्लीट सॉलिड स्फीयर इफ इट इज नॉट अ कैविटी. सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट द इंटीरियर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर? तो जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है दैट इज gm into small r upon rq. Small r is the distance from the center and that's the point. That if I am looking at a center itself, C पे ही चेक कर रहा हूं तो वहां तो small r 0 है तो इंटेंसिटी तो 0 हो गई. किसकी वजह से? ये तो स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी 0 हो गई क्योंकि पॉइंट सेंटर पे है. अच्छा चलो ये तो ठीक है. अब एडिशनली क्या हुआ, इसमें दो कैविटीज आ गई भाई, यहां पर और यहां पर, है ना, लेकिन सिमेट्रिक है. तो ये पॉइंट इन दोनों के लिए एक्सटर्नल है. तो एक की वजह से अगर इंटेंसिटी इधर को आएगी तो दूसरे की वजह से इंटेंसिटी इधर को आएगी और डिस्टेंस भी सेम है. ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखोगे और ये वाला डिस्टेंस देखोगे, दोनों 2 यूनिट्स हैं. वो तो कोऑर्डिनेट -2 लिखा है ना, डिस्टेंस तो सेम है और दोनों का मास भी सेम आएगा, मास ऑफ द कैविटी, मास ऑफ द कैविटी. तो ये तो इंटेंसिटी आपस में कैंसिल कर जाएगी क्योंकि I2 और I3 तो सेम है. मतलब IC1 मतलब कैविटी 1 की वजह से और कैविटी 2 की वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट आ रही है. इसका मतलब ये समझ में आता है कि स्फीयर की वजह से मिला के, कैविटी की वजह से मिला के, दूसरी कैविटी की वजह से मिला के भी इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है. तो अगर वहां पे कोई पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर भी फोर्स कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी. इस वजह से ए पार्ट बिल्कुल सही है. चलो बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट इट सेज ग्रेविटेशन फोर्स एट अ पॉइंट बी इज 0. अच्छा मतलब बी पॉइंट पे आ गए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. अरे यहां सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रही है तो ये हमारे लिए काफी है कि हम बोल दें कि वहां पे फोर्स नॉन जीरो है ना, है ना. पर आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे? देखो तो हमने क्या बोला कि भाई जो पॉइंट है अब वो कहां है, वो सेंटर से यहां आ गया, इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे देखो, अब देखो भाई ये जो है ये अपनी कैविटी का जो सेंटर है, तो अपनी कैविटी का सेंटर मतलब C2, तो उसकी वजह से तो इंटेंसिटी 0 आएगी क्योंकि उसका सेंटर है और सेंटर पे किसी भी सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी 0 आती है. अब जो कैविटी है वो पहले तो सॉलिड ही था ना, तो उसके सेंटर पे तो अपनी वजह से तो इंटेंसिटी 0 हो गई, वो बिल्कुल बढ़िया है. लेकिन ये जो पूरा स्फीयर था उसकी वजह से तो यहां पे 0 थोड़ी आएगी क्योंकि वो तो अब स्मॉलर डिस्टेंस दिख रहा है. तो ये आई स्फीयर 0 नहीं है. आई स्फीयर की वैल्यू कितनी है? दैट इज gm into स्मॉल r अपॉन r3. ये आ रही है
और स्मॉल आर का डिस्टेंस भी अपने को पता है वो 2 है, तो इसका मतलब स्मॉल आर जो है वो बेसिकली कितना है 2 है, तो इसको 2 लिख देते हैं, ये आ रहा है ना। और अब आप बोलोगे सर देखो इसमें से इसकी माइनस कर दो, जो लेफ्ट साइड वाली आपकी कैविटी है भाई, इसमें इसकी इंटेंसिटी माइनस होगी ना, अच्छा तो माइनस करके देख लो C1 की वजह से, तो उसका मास एक तो कम होगा, इसका मास कम आएगा, तो मास ऑफ द कैविटी आएगा, और ये पॉइंट इसके एक्सटर्नल है, तो ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, डिस्टेंस 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो GmC/4² ये आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि नेट इंटेंसिटी तो माइनस करके आएगी, तो नेट इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी आएगी, ये आ गई Gm इंटू 2, और जो पूरा रेडियस है वो 4 है, तो अपॉन 4³ माइनस G इंटू मास ऑफ कैविटी। मास ऑफ कैविटी कैसे निकालोगे, तो वो डेंसिटी से कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 4³, और मास ऑफ द कैविटी उसका रेडियस कितना है 4/3 पाई 1³ लिख लेते हैं, गिवन है 1 यूनिट, तो मास हो गया देखो 4/3 पाई कैंसिल 64, सो मास ऑफ द कैविटी इज m/64, बहुत कम मास है, बहुत कम मास है, सो दैट इज m/ ये कितना है 64 है, 64 है, एंड इनटू ये 4², ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये इंटेंसिटी 0 नहीं आ रही है, जैसे नॉट कमिंग है 0, बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा है, इस पूरे की वजह से यहाँ पे और इसकी वजह से माइनस करके 0 नहीं आ रही है, तो ये हमने पहले भी बता दिया था कि नहीं होगा क्योंकि अनसिमेट्रिक सा है, तो यू कैन बी लिटिल फास्टर ऑन दैट कोड कि अनसिमेट्रिक है, इस वजह से वहां पे 0 नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, ये कहता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज सेम, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज द सेम, ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर होता है पता है, इज सेम एट द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल कहां से आया भाई, तो स्फीयर था, y² + z² = 36, इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ये सर्कल एक तो yz प्लेन में है और दूसरा उसका जो रेडियस है वो कितना है 36, क्योंकि इसको r² लिख सकते हो ना, तो रेडियस कितना है 6 आ गया है ना, r² लिख के 36। चलो इसका मतलब जो मेरे को समझ में आया ताजा ताजा जो समझ में आ रहा है कि आप ना क्या करो, ये सर्कल स्केच करो, तो ये सर्कल yz पे इस तरीके से बनेगा, ऐसा सा ये सर्कल बनेगा, क्योंकि इसका रेडियस 6 है भाई, कितना रेडियस है 6 है, तो इस सर्कल पे ये आपका स्फीयर है, अब इसके अंदर कहीं कहीं कैविटी है, पर जो सर्कल बन रहा है वो इधर बन रहा है भाई, ऐसे ऐसे, तो इसका कोई भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर जो होगा वो इस पूरे स्फीयर जिसके अंदर कैविटी है उसके लिए तो एक्सटर्नल है, समझ आ रही है, तो इसका सारा मास सेंटर पे रख दो, रख दिया, तो फिर ये जो सर्कल बनेगा इसको पॉइंट मास मान लो सेंटर पे रख के, चलो ये तो बड़ा है, अब इसको पॉइंट मास करके छोटा कर लिया हमने, है ना, तो अब ये इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से यहां पे इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे सेंटर से डिस्टेंस तो सेम आएगा, मास डिस्टेंस सेम, तो सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, कोई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा एक्सटर्नल पॉइंट पे -Gm/r, कितना -Gm/r, so potential at an external point that is -Gm/r, तो स्मॉल r फिक्स क्योंकि 6 हो गया, और मास अरे टोटल मास निकाल लो, दोनों कैविटी का मास माइनस कर लो, जो भी टोटल मास है उसमें दोनों कैविटी का माइनस कर लो तो नेट मास आ जाएगा, तो आपका नेट मास आ गया, और डिस्टेंस आपको पता है तो वो तो चेंज ही नहीं होगा, तो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा पोटेंशियल आइडेंटिकल रहेगा, तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अ फोर्थ पार्ट ऑफ इट, इतने बढ़िया क्वेश्चन है, एक्चुअली 4 क्वेश्चन एक में हो गए, है ना। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल y² + z² = 4, मतलब अभी भी yz प्लेन में है, पर इसका रेडियस अब 2 है, 2 मीटर इसका रेडियस है भाई, तो सर्कल अब स्फीयर के अंदर बनेगा, बनाते हैं इसको, तो ये अपना स्फीयर है, और अब जो सर्कल बोला जा रहा है एक तो yz प्लेन में है ना, लेकिन बन रहा है अंदर इसके, क्योंकि उसका रेडियस सिर्फ कितना आ रहा है भाई, दैट इज 2 आ रहा है, और अपनी कैविटीज अभी भी प्रेजेंट है, वो कहीं गई नहीं है, भागी नहीं है, वो कैविटीज यहां पर हैं। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे सर्कल पे जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा कि नहीं आएगा, तो देखते हैं, हम क्या करते हैं इसके ऊपर पॉइंट लेते हैं, तो इसका देखो स्फीयर के सेंटर से
स्फीयर के सेंटर से इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस सेम आएगा। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल आर लिख लेते हैं। अब स्फीयर के अंदर, स्फीयर के इनसाइड पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इनसाइड एज -gm/r³ इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये होता है स्फीयर के इनसाइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पूरे रिंग के ऊपर, पूरे सर्कल के ऊपर हर जगह डिस्टेंस स्मॉल r है, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा, बाकी तो वैसे ही नहीं चेंज हो रहा। तो स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल है वो तो इस रिंग के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर सेम आएगा। ये बिल्कुल सही हो गया। और अब देखते हैं, अब क्या बचा भाई, अब ये जो कैविटीज हैं उनकी वजह से डिस्टेंस देखो, तो उनकी वजह से भी तो डिस्टेंस सेम ही आएगा भाई। ये देखो, ये आपकी कैविटी मान लो, ठीक है, ये कैविटी है और ये सर्कल बना, ठीक है ना। अभी जो सर्कल बना तो इसके सर्कल के इस पॉइंट पे भी यहां से जो डिस्टेंस आएगा और इस सर्कल के इस पॉइंट पे भी ये जो डिस्टेंस आएगा और इस सर्कल के इस पॉइंट पे भी ये जो डिस्टेंस आएगा सेम आएगा। कैसे आएगा, अगर ये सर्कल है ना, और ये कैविटी है, अलग से बना के दिखाएं, ये अगर आपका सर्कल है और आप कैविटी, ये वाली कैविटी ले लो, तो इससे ये डिस्टेंस पे आएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस इसका, ये कैविटी से डिस्टेंस हो जाएगा। ये जितना डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है आपको, और ये जो इसका रेडियस 2 मीटर आ गया, तो ये डिस्टेंस फिक्स आएगा 2√2। इधर वाली कैविटी से भी और इधर वाली कैविटी से भी सेम डिस्टेंस आएगा, सेम डिस्टेंस आएगा, तो वो भी फिक्स हो गया। मतलब अगर इस पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पे कैविटी पे, मतलब इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखते हो तो एक तो कैविटी से आ रहा है ना, एक तो कैविटी की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, दोनों कैविटी की वजह से, C1 की वजह से, C2 की वजह से, पर दोनों तो सेम है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। और साथ में जो स्फीयर है उसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है, तो प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। तो स्फीयर का पोटेंशियल भी कांस्टेंट और कैविटी का पोटेंशियल भी कांस्टेंट, क्योंकि मास ऑफ द कैविटी भी कांस्टेंट है और कैविटी से इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है ना। ये भी 2√2 डिस्टेंस, ये भी 2√2 डिस्टेंस, और सारे डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो सारा कुछ कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द पॉइंट इज इनसाइड। Even if the point is outside, then also it is constant. Even if the point is inside, then also it is constant. तो ये भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हो गई हमारी A, C and D, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन खत्म होता है। We'll be coming back soon with the next question. Thank you.